हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आपके जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उन सभी के एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और साहित्य का मैं आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें करवा रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम, जो कि अभी होना संभावित है अभी जून में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं है। तो आपको उपन्यास, कहानी, सभी चीज़ों को, ये देखिए साहित्य का एक नेचुरल एक सिलेबस होता है। उपन्यास, कहानी, बहुत सारे जो रचना है वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और कहानी आपका मोस्ट प्रसिद्ध कहानी कह सकते हैं आप, कहानी से क्वेश्चन आपका बिल्कुल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम पूरी कहानी को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या करा दिया है एक बार उसको ज़रूर सुन लें, ताकि आपने अगर नहीं किया है तो आप जाके उसको प्रीवियस मेरे वीडियोज़ में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने पूरा आदिकाल फिनिश किया है, ठीक है। पूरा आदिकाल आपको 0 टू हाई लेवल मिल जाएगा। इसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आदिकाल का इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद भक्ति काल करवाया गया है आपको। भक्ति काल के बाद जो है रीति काल करवाया गया है, ठीक है, रीति काल करवाया गया है। इसके बाद आधुनिक काल आपको करवाया गया है। ये सब हमने काल को पहले कंप्लीट किया, क्योंकि काल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो आधुनिक काल से लगभग मैंने आपको हज़ारों क्वेश्चन करवाए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को हमने अलग अलग से किया है। भारतेंदु युग अलग किया है, द्विवेदी युग अलग किया है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रचना के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये रचना के अकॉर्डिंग हमने उपन्यास को ख़त्म कर लिया है। तो आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, जो भी मैं करवा रही हूँ ना। अगर पूरा प्लेलिस्ट आप अच्छे से विजिट करते हैं और प्रत्येक हफ्ते में आप चेंज करिए, जैसे एक हफ्ते में आप आदिकाल को फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर प्रत्येक अगले हफ्ते में आप पूरा भक्ति काल रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। जब तक कि एग्ज़ाम आपका नहीं होता तब तक इसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छे से आपके सामने दिखेगा। तो मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। तो उपन्यास यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कहानी पे चल रहे हैं। कहानी का हमने ऑलरेडी एक क्लास ले लिया है और आज हमारा यहाँ पे दूसरा क्लास है कहानी का। तो आज हम देखेंगे, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आपको सारे प्रीवियस है क्वेश्चन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का संग्रह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सभी का संग्रह है, हर एक एग्ज़ाम का आपको प्रीवियस है क्वेश्चन, यहाँ तक कि यूजीसी नेट लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टीचिंग एग्जाम्स के सारे जो प्रीवियस है क्वेश्चन है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, तभी आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे अपने से आप आंकलन कीजिए कि कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन भी साथ में बना रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी की तरफ। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको समय पर मिल पाएंगे। पूरा हिंदी साहित्य हम बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे, इसके बाद हम व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मर गया दीपनाथ, ये बताना है आपको। मर गया दीपनाथ बताना है आपको। चर्चित कहानी के लेखक कौन होंगे? चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमनिका गुप्ता या फिर संजीव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रकिशोर जायसवाल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मर गया दीपनाथ, चंद्रकिशोर जायसवाल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख रहे हैं, ताकि जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी आप आसानी से कर पाएँ। एक्सप्लेनेशन को देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपको किशोर जायसवाल के क्वेश्चन तो पूछे गए, लेकिन हो सकता है इस बार अन्य कहानियों से क्वेश्चन आपका देखने को मिले। तो मर गया दीपनाथ किसका है? चंद्रकिशोर जायसवाल का है। इनकी अन्य कहानियां हैं उसको भी हम देखेंगे, ताकि कुछ भी आपका एग्ज़ाम में आए तो आप छूटे नहीं। और इसको आपको बार बार रिवीजन करना है। आप बोलते हैं ना कि मैम एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता, साहित्य कवर नहीं हो रहा है, कैसे कवर करें? तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक एक प्लेलिस्ट को आप विजिट कीजिए अच्छे से। एक एक हफ्ते में ख़त्म कीजिए, फिर नेक्स्ट डे दूसरा हफ्ते में दूसरा स्टार्ट कीजिए, फिर इसको ऐसे ही आपको चक्र चलाते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था तरीका पढ़ने का। चलिए अब हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन सी कहानियाँ हैं यहाँ पे। तो जंग जो है इन्हीं की कहानियाँ हैं। दुखिया दास कबीर, तर्पण पूछा जाता है, तर्पण, नकवेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो,
हिगवा घाट में पानी रे और जमीन। तो ये सभी जो कहानियाँ हैं ये चंद्रकिशोर जायसवाल की हैं। चलिए आगे बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बताना है निम्नलिखित में से मार्कंडे की कहानी कौन नहीं है। अब नहीं वाले क्वेश्चन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली समझना है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो मार्कंडे जी की कहानी से हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है इसमें नहीं है। तो देखिए, रामलीला इनकी रचना नहीं है। रामलीला जो कहानी है वो प्रेमचंद्र की कहानी है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। मार्कंडे की रचना की अगर बात करें तो महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाई अकेला, ये आपका तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका महुए का पेड़ और हंसा जाई अकेला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको बार बार देखिए, समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक बार इसको पढ़ेंगे तो रामलीला किसका है, प्रेमचंद्र का है, ध्यान रखेंगे। जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला मार्कंडे जी के कहानी संग्रह है। इनका जन्म 1930 ईस्वी में और निधन मार्च 1910 में हुआ। मार्कंडे जो है नई कहानी के दौर के माने जाते हैं। कई बार आपसे दौर भी पूछा जाता है कि किस दौर में कौन से कवि हैं, तो नई कहानी के अंदर आते हैं मार्कंडे, ध्यान रखेंगे। कल्पना नामक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित हुई थी, उसी में मार्कंडे जी ने 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से इन्होंने लिखा। तो चक्रधर नाम से कौन लिखे माने जाते हैं, तो मार्कंडे, ये भी बात आपको ध्यान से समझना है। कल्पना पत्रिका से कौन जुड़े हुए थे, मार्कंडे जी जुड़े हुए थे। ये सभी पॉइंट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि एक के साथ हमें 10 बातें और समझ में आए और वहाँ से भी क्वेश्चन बने तो हम कर लें। भूदान तथा सहज और शुभ, ये इनकी कहानी संग्रह है, किसकी, मार्कंडे जी की। तो भूदान काफ़ी पूछा जाता है, याद रखेंगे, भूदान और सहज और शुभ ये दोनों ही इनकी कहानी संग्रह है। चलिए आगे बताना है, वध स्थल से छलांग। वध स्थल से छलांग बताएंगे किस लेखक का, ये भी आपका यूपी टीजीटी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, कहानी से नए नए क्वेश्चंस लिए जाते हैं एग्जाम में, और अभी का अगर आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो नई कहानियाँ, नए नए क्वेश्चंस अब जो है बन रहे हैं। तो उसको आपको जो है अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। और यहाँ ऋषिकेश सुलभ, वध स्थल से छलांग लगा दिया। कहाँ छलांग लगा दिया, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में वध स्थल से छलांग लगा दिया, ऐसे आपको याद कर लेना है। किसी भी तरह से आपको जो है एक तरह से रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा। तो ऋषिकेश सुलभ यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगर इनकी आप बात करें तो वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इनका जन्म 1955 में बिहार के एक गांव में हुआ, और बिहार में हुआ है तो इसलिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। बटोही इनका नाटक है, तूती की आवाज़ इनकी कहानी संग्रह है और इनका प्रमुख रचना है। जैसे धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक है, जो यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। तो ये धरती आबा भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ईदगाह से क्वेश्चन आया है आपका, ईदगाह कहानी के पात्र कौन नहीं है, तो नहीं बताना है। देखिए, पात्रों से भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये आपका देखिए यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। तो यहाँ पे देखिए, जुम्मन शेख कौन नहीं है, आपको कौन सा बताना है, कौन नहीं है, ठीक है। तो जुम्मन शेख तो नहीं है, और कौन नहीं है, भजन सिंह भी नहीं है, महमूद है और मोहसिन है, 2 है, ठीक है। ये 2 नहीं, यानी कि 1 3 नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारे ही पात्र एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, कहानी का आपको अच्छे से नोट्स बनाना है तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। जितने भी आपको नहीं आते हैं, जो नए क्वेश्चन हैं, जो नए फैक्ट्स हैं, उसको ज़रूर आप नोट कर लिया करें। अब देखिए, ईदगाह यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पे देखिए मुंशी प्रेमचंद की रचना है, सभी जानते हैं। अमीना दादी, ठीक है, अमीना जो दादी होती है, हामिद उनका पोता होता है जो चिमटा लेने के लिए जाता है मेले में, आपने पढ़ा होगा ये कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। मोहसिन उसका दोस्त होता है, महमूद भी उसका दोस्त होता है, नूरे, समी, सब कोई जाता है मेले में, है ना। जुम्मन शेख जो है ये पंच परमेश्वर से लिया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लहना सिंह, देखिए अब यहाँ पे पात्र से, यूजीसी नेट में जो है ना आपका पात्र से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, और ऐसे भी आपको देखा है आपने उपन्यास में, हमने देखा है कि यूजीसी नेट हो चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन हो, अभी यूपी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो लगे रहिए अच्छे से। और यहाँ पे लहना सिंह बताना है कौन है, लहना सिंह किसके अंदर आएगा, और पीर बख्श, लतिका, शामनाथ बताएंगे। ये सभी जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी अलग अलग कहानीकार की हैं। तो देखिए, लहना सिंह जो है ये उसने कहा था, इससे लिया गया है, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है।
ध्यान रखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है पीर बख्श, जो है ये पर्दा से लिया गया है, और पर्दा किसकी रचना है? यशपाल की। लतिका किससे लिया गया है? परिंदे से लिया गया है, और ये निर्मल वर्मा की रचना है परिंदे। और श्यामनाथ जो है ये चीफ की दावत से लिया गया है, भीष्म साहनी की रचना है। तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। लहना सिंह उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पीर बख्श पर्दा यशपाल की है। लतिका पर्दे निर्मल वर्मा की है। श्यामनाथ जो है चीफ की दावत से ली गई है, एक भीष्म साहनी की रचना है। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? अब यहाँ बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। नई कहानी के बारे में कमलेश्वर ने क्या कहा है? तो नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, तो ये तो आपका सही है, आग्रहों की कहानी नहीं है। इसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा की गई है। तो क्या दूसरा नंबर भी आपका सही है? तो नहीं, ये आपका सही नहीं है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन का वहन करने वाला व्यक्ति। तो ये थर्ड नंबर भी सही है। और व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है सही है, यानी सी ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। कमलेश्वर की नई कहानी के संदर्भ में जो कथन है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, और अन्य बातें जो इसमें कही गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, तथा उसका केंद्रीय पात्र है जो जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति होता है। नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये भी नोट करना है आपको। नई कहानी का जन्म कब से माना जाता है? 1956 ईस्वी से माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। 2 पूछ लिया जाए या तीनों दे दिया जाए ऑप्शन में तो पता नहीं होगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आगे देखिए, नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानियां पूर्वग्रह से युक्त होती थीं, लेकिन नई कहानियां किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थी। नई कहानी पर शास्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये भी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ पे बताना, निम्नलिखित वाक्य में किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। बताना है ये किस कहानी से आपका लिया गया है। ये जो पंक्ति है, तो ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये आपका जो है एक, आप इसको तुक्का भी लगा सकते थे, थोड़ा नाम से ये मैच कर रहा है और ऐसा लगता है कि यहीं से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अब देखिए, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन से लिया गया है। और ये कहानी किसकी है? प्रेमचंद की है। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका ज़माना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन यानी प्रेमचंद की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई। कहानी में एक सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका को अपने रंग रूप में नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। दिलफिगार पुरुष पात्र, कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिल फरेब से बेपरवाह प्रेम करता है, वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और दिल फरेब है नारी पात्र। ठीक है, दिल फिगार है पुरुष और दिल फरेब है नारी। यह बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की नारी पात्र है, मुख्य नारी पात्र है। तो ये इस तरह से कुछ था कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानी का अनुक्रम बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ग्राम हो जाएगा। आपको पता है जयशंकर प्रसाद की पहली जो कहानी है वो ग्राम है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था इसके बारे में बहुत अच्छे से। तो ग्राम तो सबसे पहले हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 किस्में हैं, ए में ही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उसके बाद गुदरसाई हो जाएगा, उसके बाद आकाशदीप, उसके बाद इंद्रजाल। तो इसका डेट आपको देखना है, इसका डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्राम 1911 में, गुदरसाई 1926 में, आकाशदीप 1929 में और इंद्रजाल 1936 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद का सही अनुक्रम था। और अन्य उनकी कहानियां भी आप ध्यान से समझ लें क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता काफ़ी पूछा जाता है। खंडहर की लिपि, घीसू काफ़ी पूछा जाता है। चूड़ी वाली, ये भी पूछा जाता है। विसानी, सालवती, मधुआ,
नूरी पुरस्कार पूछा जाता है, गुंडा छोटा जादूगर भी पूछा जाता है। तो ये सब तो, और इंद्रजाल, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आकाशदीप भी आपका पूछा जाता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें आपको डेट पता होना चाहिए, तभी आप जो है आंसर को सही लगा पाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पंच परमेश्वर जो है 1916 में, पहले सी हो जाएगा। तो 2 में सी है, सी में है और डी में है, दोनों में है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है, देखिए डी है। पहले हो जाएगा आपका पंच परमेश्वर, उसके बाद हो जाएगा बूढ़ी काकी, उसके बाद सवा सेर गेहूँ, उसके बाद प्रेरणा। इस तरह से बनेगा। इसका डेट भी देख लीजिए यहाँ पे, पंच परमेश्वर 1916 में, बूढ़ी काकी 1920 में, सवा शेर गेहूं 1924 में, और प्रेरणा इसके बाद आएगा। प्रेमचंद की अन्य कहानियां में देखिए नमक का दरोगा काफ़ी पूछा जाता है, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी काफ़ी पूछा जाता है, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह काफ़ी पूछा जाता है, बड़े भाई साहब, कफन। सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी था। चलिए, लक्ष्मा बताना है किस कहानी का पात्र है। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है ये बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो लक्ष्मा जो है वो कोसी का घटवार जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोसी का घटवार, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार, ठीक है। शेखर जोशी की रचना है। और यहाँ पे देखिए, सभी को एक बार ध्यान से देखिए, पात्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। पुरस्कार कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। इसमें अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति हैं। परिंदे जो है निर्मल वर्मा की रचना है। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश, ये सभी पात्र इसमें हैं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है। जोखू, जंगी और ठाकुर इसके अंदर आएंगे। उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है। लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा और वजीरा सिंह, ये सभी जो है पात्र हैं। पिता ज्ञान रंजन की रचना है। पिता और पुत्र इसमें आ जाएंगे। चलिए, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है बताएंगे। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है, दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप या फिर गैंग्रीन, किसके अंदर आया है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आकाशदीप में आया है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है, आकाशद्वीप में आया है। और ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रसाद की अन्य कहानी संग्रह जो है वो छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, ये आपको नाम याद रखना है। दुलाई वाली किसका है, बंग महिला का है, जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। और गैंग्रीन जो है ये अज्ञेय की रचना है, ठीक है। और पिता किसकी रचना है, ज्ञान रंजन की रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खिचड़ी हो गया तो यहाँ मैं बता दे रही हूँ। दुलाई वाली किसकी रचना है, इसको याद से लिख लीजिए, बंग महिला, बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। पिता किसकी रचना है, ज्ञान रंजन की, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की। और गैंग्रीन किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना है, ठीक है, अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है बिरादरी, कमलेश्वर की कहानी संग्रह बताना है, इसमें से कौन है। बिरादरी बाहर, राजा निर्बसिया, ठसक और कस्बे का आदमी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही होगा, कमलेश्वर का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे राजा निर्बसिया भी है और कस्बे का आदमी भी है। बिरादरी बाहर नहीं है, ठसक भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 है, 2 और 4 यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, कमलेश्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहानी संग्रह इनका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो राजा निर्बसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए आगे बताएंगे, परिंदे कहानी के पात्र हैं कौन। परिंदे कहानी, परिंदे किसका है, निर्मल वर्मा का है। परिंदे जब उड़ते हैं तो बहुत ही निर्मल लगते हैं, ऐसे आपको याद करना होगा। परिंदे जो है बहुत निर्मल लगते हैं, तो निर्मल वर्मा की रचना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कहानी पात्र जो है यहाँ पे परिंदे के अंदर होगा। तो देखिए, डॉक्टर मुखर्जी हो जाएगा, डॉक्टर मुखर्जी हो जाएगा, और मिस्टर ह्यूबर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिचर्ड और रामधन इसके अंदर नहीं आएंगे। रिचर्ड भीष्म साहनी के तमस की रचना में पात्र हैं, और रामधन प्रेमचंद की रचना जो है पंच परमेश्वर उसके पात्र हैं। यहाँ भी लिखा हुआ होगा, तो क्या देखते हैं। 1960 में परिंदे जो रचना है, इसका डेट याद रखिए, काफ़ी पूछा जाता है। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट जो है इसके पात्र हैं, और ये निर्मल वर्मा की रचना है।
इतनी बात समझ में आ गई। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, नामवर सिंह ने माना है, ध्यान रखेंगे। रिचर्ड किस कहानी का पात्र है, तो तमस, जो भीष्म साहनी की है। और रामधन जो है ये प्रेमचंद की रचना पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है रामधन, ध्यान रखेंगे। तीसरी कसम कहानी में चित्रित कौन सा पात्र यहाँ पे बताना है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है कौन सा जगह यहाँ पे, फारबिसगंज, औराही हिंगना, चेथरिया पीर और सिरपुर बाजार। तो बताना है तीसरी कसम में कौन है। तीसरी कसम किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है तीसरी कसम, ठीक है। और यहाँ पे आपका राजा फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, 1 और 4 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये दो आपका जो है तीसरी कसम के जगह यहाँ पे आपके लिए गए हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। हीरामन तथा गाड़ीवान तथा हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाले हीराबाई भी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बताएंगे, नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है। तो ये मैं आपने पहली वीडियो मेरी कहानी की देखी होगी, तो बहुत ही आसानी से आप इसका बता पाएंगे। हर एक कहानी का मैंने आपको उसमें बताया है, नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, तो सबको मैंने आपको बताया। आज फिर रिपीट कर दूंगी ताकि आपको जो है रिवीजन होता रहे आपका। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, ये दो हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ होगा, देखिए निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह अकहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, नई कहानी में 3 नाम याद रखना है आपको। नई कहानी में 1956 में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ये 3 नाम याद रखना है। अकहानी में गंगा प्रसाद विमल को याद रखेंगे, ठीक है। अकहानी में दूधनाथ सिंह भी आते हैं, ठीक है, तो वो प्रवर्तक नहीं है, वो अकहानी के अंदर जो है कहानीकार है दूधनाथ सिंह, ध्यान रखेंगे। सचेतन कहानी में पूछा जाए तो महीप सिंह, सहज कहानी में अमृत राय, समांतर कहानी में कमलेश्वर और सक्रिय कहानी में राकेश वत्स। इसको नोट कर लीजिएगा डेट, और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अकहानी आपका 1960 में आता है, सचेतन कहानी 1964 में, सहज कहानी 1968 में, समांतर कहानी 1972 में और सक्रिय कहानी 1989 में, 79 में, सॉरी। चलिए आगे बढ़ दें। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है, ये बताना है। यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, तो ये कहानियाँ जो है जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती है, ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती है। उसने कहा था किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, और इसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे ये तो नहीं होगा, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा था, तो ये वाला आपका सही है, सेकंड नंबर, ये तो बोला इन्होंने। और दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है, ये नहीं है। उसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना, उसके बारे में उन्होंने लिखा घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झलक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार व कराह नहीं रहा है। शुक्ल जी का ये कथन था, बहुत ही प्यारा सा, और उनकी घटनाएं, इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित यह कहानी जो है 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये आपको डेट भी याद रखना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है वो किसी लेखक में नहीं, तो ये उनके बारे में इन्होंने कहा था। चलिए मोहन राकेश की कहानी संग्रह में बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कैसे, पहले नए बादल आएंगे, नए बादल, उसके बाद हो जाएगा जानवर और जानवर, पहले नए बादल, फिर जानवर और जानवर, उसके बाद ज़िंदगी और एक और ज़िंदगी, उसके बाद फौलाद का आकाश। इस तरह से ये बना है आपका, ठीक है।
तो चारों का आप डेट याद रख लीजिए। नए बादल 1957। जो क्रम में क्वेश्चन आपके पूछे गए वो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो क्रम वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे। ये 3 रचना किसकी है? मोहन राकेश का नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से और समझेंगे इसको। परिंदे बताना है किस कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो परिंदे क्या है? परिंदे एक काव्य संग्रह है। किसका है? तो हमने बताया आपको, परिंदे निर्मल लगते हैं। परिंदे कैसे लगते हैं? निर्मल लगते हैं। और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका, यहाँ पे निर्मल वर्मा की रचना है ये, और बताएंगे कौन सा सही है। तो 7 कहानियाँ जो हैं इसके अंदर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 1960 में ये कहानी संग्रह निर्मल वर्मा की है, और अन्य कहानी संग्रह यहाँ पे बता, ये सभी संग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। जलती झाड़ी संग्रह क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए परिंदे है, परिंदे के अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो 7 कहानियाँ हैं इसके अंदर। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, काफ़ी पूछा जाता है कौवे और काला पानी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, ये बताना है। तो ठुमरी कहानी संग्रह किसकी है? सबसे पहले तो यही जान लीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु की है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन सी नहीं है ये बताना है। तो आदिम रात्रि की महक, आदिम रात्रि की महक जो है इसके अंदर नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आदिम रात्रि की महक कहानी जो है ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट, रस प्रिया, ये तीनों जो है ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में के एक कथा संग्रह है। इस संग्रह के कुल 14 कहानियाँ संकलित है, जिसके लेखक भी फणीश्वरनाथ रेणु ही हैं। चलिए आगे बताना है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति को, अर्थनीति को केंद्रीय कथन बनाया। यह किसका कथन है ये बताना है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथन बनाया। ये जो कथन है ये किसका है ये आपको बताना है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भवदेव पांडे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये कथन किसका है? भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई, और इसकी लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, जिसको बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बताएंगे टीजीटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और लेवल का क्वेश्चन करेंगे, जो DSSB का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा DSSB के क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी DSSB का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और इसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी के बारे में बताना है। तो देखिए, कहानी को आपको कैसे डिटेलिंग करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जयशंकर, अब ये नहीं पूछा गया है कि मधुआ कहानी के कहानीकार कौन है, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, थोड़ा हार्ड हो गया। ये 2021 का ही है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है आपको। तो मधुआ कहानी इसके बारे में है, बताना है। रईसों द्वारा गरीब के शोषण की, तो विषय वस्तु आपको जानना ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वैसे। अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, या शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में, किसके बारे में है ये बताना है आपको। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मधुआ जो है ये शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। और प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया है। और प्रथम कहानी पूछा जाए कौन सा है, तो ग्राम है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसको मिक्स मत कीजिएगा। 1912 में ये रचित है, और ये प्रथम कहानी संग्रह है। हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है छाया, ध्यान रखेंगे। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा पुरस्कार, छोटा जादूगर, ये सब भी इनकी चर्चित कहानियां हैं। सुनंदा बताएंगे, सुनंदा किस कहानी पात्र है? देखिए यहाँ पे आप DSSB TGT आपका पूछा गया है, और यहाँ से पात्र का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी कहानी का पात्र आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचेगा कि सिर्फ नेट में ही पूछा जाता है।
तो सुनंदा बताना है जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है। तो ये पत्नी जो है इनकी रचना पत्नी का पात्र हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैनेंद्र की कहानी जो है पत्नी, इसकी पात्र है सुनंदा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से ही मिला। और इनकी पहली कहानी कौन सी थी? तो खेल 1928 में, और विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। ये देख लेते हैं यहाँ पे, विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा अगर इनकी अन्य रचना देखेंगे तो फांसी 1929 में, वातायन 1931 में, नीलम देश की राजकन्या काफ़ी पूछा जाता है 1938 में, पाजेब काफ़ी इंपॉर्टेंट 1948 में। ये सभी रचनाएं जैनेंद्र की हैं। चलिए आगे यहाँ पे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी अभी आपने देखा है पुरस्कार किसका है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आभूषण, लांछन और सत्याग्रह, ये तीनों ही रचना प्रेमचंद की है। तो ये सभी आप देख सकते हैं टीचिंग एग्जाम से ही हैं, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रेमचंद की कुल कितनी 300 कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक में 8 भागों में प्रकाशित है। 8 भागों में प्रकाशित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये हाईलाइट करके बताया। और पुरस्कार जो है ये प्रेमचंद की नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की है। और इनकी प्रथम कहानी संग्रह छाया है, ध्यान रखेंगे, और हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी इसको कहते हैं। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है बताएंगे। अज्ञे की शरणदाता, अब यहाँ पे देखिए विषय वस्तु से क्वेश्चन कितना ज़्यादा आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी है, नारी उत्पीड़न की कहानी है, विभाजन की विभीषिका है, या फिर मानव प्रेम के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे विभाजन की विभीषिका पर बात की गई है। शरणदाता, तो आप इसको शरणदाता को ऐसे ध्यान रखिए कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो कितने लोग शरणार्थी बन के आए थे। तो शरणदाता ऐसे आप याद रख सकते हैं, विभाजन की विभीषिका पर ये रचित है। और अज्ञे की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से जुड़ी हुई कहानी है, और जिसमें रफ़ीकुद्दीन और देविंदर लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। और अज्ञे प्रेमचंद्रोत्तर युग के कहानीकार हैं, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। विपथगा इनकी रचना है, काफ़ी पूछी जाती है 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951 में। ये सभी कहानी संग्रह हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जानिए। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे बादलों के घेरे में नामक संग्रह बताना है किस कहानी संग्रह किसकी है, संकलित किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा सोबती। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो रचना है इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। कृष्णा सोबती की कहानी है बादलों के घेरे में 1980 में। ठीक है, ममता कालिया की क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा, ये सभी कहानी संग्रह किसकी है? ममता कालिया की है। जॉर्ज पंचम की नाक बताना है, कहानी के लेखक कौन होंगे? जॉर्ज पंचम की नाक बताएंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉर्ज पंचम की नाक, तो कमलेश्वर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक कैसी है? कमल के जैसी कोमल है, ऐसे याद रख लेना। जॉर्ज पंचम की नाक कैसी है? कमल के समान कोमल है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कमलेश्वर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कोशिश करती हूँ बीच बीच में कि आपको याद भी कराती चलूँ। तो इनकी रचना को बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि कमलेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो देखिए ये 1972 ईस्वी के समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तन भी है किया है इन्होंने। राजा निर्बसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966 कमलेश्वर की प्रमुख कहानी संग्रह है। और भीष्म साहनी की बात करें तो भाग्य रेखा, वाटजू, डायन, ये सभी इनकी रचना है भीष्म साहनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे DSSB PGT का पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किशोरीलाल गोस्वामी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के आरंभिक युग के रचनाकार हैं। ठीक है, हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। नई कहानी के अंदर ये नहीं आते हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी इसे मानते हैं, जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 में हुआ,
और ये राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जबकि नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि राजेंद्र प्रसाद दे दिया है ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन प्रसाद नहीं होके क्या होगा, राजेंद्र यादव होगा। तो क्वेश्चनर भी जो बनाते हैं ना, वो भी गलती करते हैं कई बार। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है, ये बताना है। निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन या फिर युद्ध की आवश्यकता, बताना है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा निस्वार्थ बलिदान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी में 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ ये, और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। इस कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह, अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी ज्ञान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया पहला कहानी कौन सा है, तो उसने कहा था कहानी ही है, गुलेरी जी की रचना है, यही कहानी है। इनकी 3 कहानियां हैं, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को ध्यान में रखेंगे। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। ये तीनों ही पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 60 तक करेंगे। चलिए यहाँ पे बताना, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी, तो ये अभी अभी हमने देखा 1915। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही बात यहाँ पे भी बताई गई है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए DSSB TGT में पूछा गया क्वेश्चन है, और समुद्र संतरण कहानी रचयिता कौन है, ये बताना है। जयशंकर प्रसाद, हाजिर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या जैनेन्द्र, यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए समुद्र संतरण जो है ये जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद जो है, शंकर जी समुद्र में उतरे हैं, ऐसे कुछ भी आप करके याद रख सकते हैं, समुद्र संतरण। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह अगर हम बात करें तो छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशद्वीप 1929 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। अब चर्चित कहानियां हैं इनकी कौन कौन सी, तो पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, पुरस्कार विसाती। अब प्रथम कहानी की अगर बात करें तो देखिए इसी में आपको ध्यान रखना है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से लिखी गई थी, यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। कितने सारे आपके क्वेश्चन सीधा यहाँ से देखने को मिले हैं। प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है, और अंतिम कहानी, ठीक है, और प्रथम कहानी ग्राम को माना जाता है। अगर संग्रह पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, छाया हो जाएगा, यही बात आपको याद रखना है। छाया 1912 ईस्वी में प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। यशपाल के बारे में बात की जाए तो यशपाल की चर्चित कहानियाँ हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक, ये सभी पूछा जाता है। जैनेन्द्र की अगर पूछी जाए, जैनेन्द्र की कहानियाँ तो फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़ियाँ। ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी डिटेलिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिली, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आज आप समझ गए होंगे, और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन नहीं करेंगे तो अभी जो आधा घंटा आपने दिया ना वो भी वेस्ट है फिर, तो इसीलिए आपको रिवीजन बार बार करना है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कहानी को पूरा ख़त्म करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पाएँ।